जात पात धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके आपसी भाईचारे को कायम करो। और हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी जेल भरी, कभी रास्ते रोके, कभी रेल रोकी। वो आंदोलन इसलिए नहीं करे थे कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था या उनका कोई निजी स्वार्थ था। आज ज़रूरत है हम उनकी सोच पे चलें। उन्होंने आपके और हमारे भविष्य के लिए ये काम किया था और आज हमारा फर्ज बनता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग एकजुट हों, इन चीज़ों को ख़त्म करके, आपसी भाईचारा कायम करके, इन चीज़ों से ऊपर उठ के हम लोग आगे बढ़ें, इस लड़ाई को लड़ें। नहीं तो भाइयों, आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित नहीं होगी, हरियाणा का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। आप और हम इकट्ठे होकर इस लड़ाई में कामयाब होगी। मैं आपसे वायदा करता हूँ, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं, हरियाणा को ऐसी ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे। जब कभी कागजों में देखा करते थे हरियाणा नंबर 1, तो वो नंबर 1 या चलो ऊपर टॉप 3 में आता था। इकट्ठे हो जाओ, इस लड़ाई को लड़ो, कामयाब हो जाओ। दोबारा इस हरियाणा को नंबर 1 पे लाएंगे और सिर्फ देश में नहीं, एशिया में भी नंबर 1 पर लाके दिखाएंगे आपको। Namaskar, welcome to another episode. I'm joined by uh, a young politician. Should I call you still young? क्योंकि राहुल गांधी जी को भी young ही बोलते हैं अभी भी. I'm much younger than him then. Very good. Karan ji, welcome. Glad to have this conversation with you. थोड़ी बात अंग्रेजी में करेंगे, थोड़ी बात हिंदी में that's करेंगे. not a problem. How have you been? It's been a long day. I've been good, very well. And I know it's been a long day, and not even a long day, it's been a long month for us. Why do you say so? क्या चल रहा है? But before rally, all tayariyan and everything was going on. Now after rally, a lot of new joinings are coming up and everything. Just engaged in all that. You're particularly enjoying this phase, या? It's not about enjoyment. It's about how people are looking towards us now. पर क्यों मतलब? Because whatever has happened in the past, whether it was 10 years of Congress, then BJP in the government, then maybe family partition, or I would say party partition. After that, people have lost hope with everyone. And what all happened in last election, we all saw. And especially not us, more than us, the public has seen. That's why they are more now inclined towards us. That बट ये क्यों बात, मतलब आपने एक शब्द बीच में बोला, you jump from family partition to party partition. Is it fair we speak about family? क्योंकि एक ये मुद्दा है, क्योंकि पूरा ना हरियाणा की जो परसेप्शन है, हरियाणा के अंदर अगर राजनीतिक परिवारों की बात करें तो चौटाला परिवार टॉप टियर में आता है। एंड जो काम रहा है, जो लेगेसी रही है, जो काम इन्होंने किया है, जो डायरेक्शंस इन्होंने दिखाए हैं, उन डायरेक्शंस पे ही पार्टी काम कर रही थी जी। ये भी बात है, कई लोग ये बोलते हैं कि कई जनरेशंस के अंदर इस तरह के टर्मोल्स आए हैं कि एवरी पासिंग जनरेशन एक स्प्लिट हुआ है। पर सच पब्लिक डिस्प्ले ऑफ दिस फ्यूड अल्टीमेटली लीडिंग टू व्हाट हैपेंड इन 2019। मैं 2018-19 के अंदर मुख्यमंत्री कार्यालय में काम कर रहा था और 18 में मुझे याद है कि बड़ी कॉमन चर्चा हुआ करती थी कि INLD may come back to power. Nobody had perhaps anticipated. Some things were brewing. सब लोग बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, कभी इंसो की फंक्शनिंग में अंदर दखल अंदाजी हो रही थी, 10 तरह की बातें हैं। Your family तो you perhaps saw it from very close quarters. जी। What was unfolding 18-19 के अंदर हो क्या रहा था, ये इतना बड़ा ये पब्लिक स्प्लिट अल्टीमेटली लीडिंग अप टू दिस। देखिए, कोई अगर राजनीतिक बात करें तो ये यूं नहीं था कि कोई, जैसे आपने कहा कि पहली बार हुआ है, बहुत से परिवारों में हुआ है। पर बात यहाँ पे आती है कि प्रायोरिटी क्या थी, उनकी खुद की महत्वाकांक्षा क्या थी। अगर मैं मेरे दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी या जो चौधरी देवीलाल जी के साथ हुआ था, रंजीत सिंह जी ने क्या किया था, 91 में यही काम किया था। खुद की स्वार्थ के लिए, खुद की महत्वाकांक्षा के लिए कांग्रेस के साथ हाथ मिला लिया और अपने पिताजी को छोड़ दिया। उसके बाद चौटाला साहब ने संघर्ष किया, संगठन को खड़ा किया, 99 में सरकार बनी और 6 सालों सरकार को उन्होंने चलाया। और आगे किसको रखा उन्होंने? अजय सिंह जी को। चलें 2013 में जो भी कोर्ट का फैसला आया, अगर अभय सिंह जी चाहते तो मेरे को और अर्जुन को आगे ला सकते थे। हमारे को क्या जरूरत थी? हमारी खुद की कोई ये नहीं थी कि हमने राजनीति करनी। उससे पहले अभय सिंह जी कभी आगे आए थे?
हम्म, वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड थे। 2012 के अंदर नवंबर आए, मेरे को आज भी याद है। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, वहाँ से जब कहाँ से कॉलेज गए थे? लंदन में पढ़ रहा था, एंड व्हेन आई केम बैक, मेरा लास्ट के 2-3-4 दिन बचे थे, मैंने थोड़ी अर्ली फ्लाइट करा के मैं वापस आया। ओलंपिक का इलेक्शन था, पूरी कांग्रेस हमारे खिलाफ थी, फिर भी अभय सिंह जी उस टाइम ओलंपिक के प्रेसिडेंट बने। उनका कोई राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं था ना, सारी ना तो हमारी सरकार थी ना कुछ और था, बट वो अपने बलबूते पे जीते थे और वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। ठीक है, मजबूरियां हुई, परिस्थितियां हुई, फिर उन्होंने दुष्यंत को यूथ का प्रेसिडेंट बनाया, दिग्विजय को इंसो का बनाया। बनाने को मेरे को बना सकते थे, अर्जुन को बना सकते थे, और जब तक हम लोग इकट्ठे थे तब तक कभी हमें आगे नहीं रखा उन्होंने। उन्होंने हमेशा इन्हीं को ही आगे रखा। चुनाव लड़ाया तो दुष्यंत को लड़ाया। क्या ऐसी बात थी? बहुत से लोगों ने ये बात कही थी कि नहीं, मेरी दादी जी को चुनाव लड़ाओ एमपी का, उनको बनाओ आप। लेकिन उन्होंने उसके बावजूद दुष्यंत को लड़ाया, फिर नैना सिंह जी को डवाली से लड़ाया। आज ठीक है, तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, मैं उनको एक ही आपके माध्यम से बात कहना चाहूंगा कि आप बोलने से पहले अपने घर में एक राय तो कर लो, और किसी से नहीं तो अपने पिताजी से पूछो, मेरे ताऊजी से पूछो, चौधरी अजय सिंह जी से, कि असलियत क्या है। बातें बहुत बोल सकते हैं, लेकिन उनका स्पष्टीकरण किसी के पास नहीं है। एज अ यंग पर्सन आपको थोड़ा चुभ रही थी बात ये जब ये हो रहा था, मैंने इट वाज नहीं, अनफोल्डिंग बिकॉज़ दीस वर वेरी मच योर जब कजिन्स। इन्होंने, जिस दिन इन्होंने ये किया था, 17 तारीख थी, मेरे को आज भी याद है, गोंडा रैली के बाद, और मैं कुट्ठी के आसपास था, 18 जनपद के। मैं कनॉट प्लेस कोई मेरे पर्सनल काम से गया हुआ था। आते हुए मुझे सिर्फ ये पता लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि उस दिन वहाँ पे अंदर अजय सिंह जी ने इस बात की भी घोषणा करी है कि आज मैं अभय सिंह की तरह ही मना रहा हूँ। मैं उसके बावजूद मैं वहाँ गया, मैं उनसे मिलने गया, मैं उनसे पूछने गया, क्या बात है, आप बात क्लियर करो, हम बैठ के सॉल्व कर लेते हैं, हम आपस में भाई बैठ के बात कर लेते हैं। ना तो उन्होंने मेरे से सीधे मुँह बात करी। हाँ, अजय सिंह जी ने मुझे ये बात ज़रूर कही कि बैठ, खाना खाएँगे। हम दोनों ने बैठ के खाना खाया, पर बात, कोई राजनीतिक बात नहीं करी उन्होंने। खाना खा के मैं भी आ गया। मैं घर आया, मेरे को घरवालों ने टोका भी, ख़ास तौर पे मेरी बुआजियों ने, कि भई जब इतनी बार, मैं कहा जी मेरे को पता ही नहीं था हुआ क्या है। मैंने कौन-सा देखा तो उन्होंने मीडिया पे क्या बोला है। तो बट ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास करे थे। पर अब उनकी वही बात आ गई ना, उनकी महत्वाकांक्षाएँ अलग थी। फिर उन्होंने वोट किस बेसिस पे माँगे थे कि हम बीजेपी को सरकार से बाहर करना चाहते हैं। फिर उन्होंने हाथ किसके साथ मिलाया? बीजेपी के साथ। और उसके बावजूद जब वो सरकार में आ भी गए, उनके पास बहुत ऐसे मौके थे, जहाँ वो चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा को बढ़ा सकते थे। बट दे डिडन्ट डू इट। तभी लोगों ने आज उनको अपनी ज़मीनी असलियत पर लाकर बिठा दिया ना। पर आपको क्यों लगता है इतनी सीट भी आ गई उनकी उस टाइम पे 19 में? देखिए, वो एक हमदर्दी थी। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि हमें कुछ नहीं दिया, हमें घर से निकाल दिया। अब मैं उन बातों में डीपली नहीं जाना चाहता, मैं ना ज़्यादा उन पे चर्चा करना चाहता। आज जनता को असलियत पता है। जिस हिसाब से लोगों ने उनको सिर पे बिठाया था, उसी हिसाब से ज़मीन पे बिठा दिया। पर इसके अंदर वो जो कार्मिक जस्टिस की बात करते हैं, वो होती लगती दिखती है? क्या क्या जस्टिस? कि मतलब आज लोगों ने ज़ीरो खड़ा तो कर दिया कि शायद लोग इतना पूछ ना रहे हों। हुँ। पर ऐसा भी तो होने के पूरे चांस हैं कि अभी ये थोड़ा-सा टाइम है, थोड़ा-सा वक़्त निकल जाएगा, अभी वो थोड़े हाशिए में हैं, कल को वो उफान में होने लग जाएँ। कोई इस तरह की बात होती लगती है आपको? ये देखिए बड़ा कन्वीनिएंट है, समय का जो चक्कर है ना। देखिए, समय, चौटाला साहब हमेशा, जब मैंने उनके साथ समय बिताया, मेरे को हालाँकि यंग एज में नहीं टाइम मिला। जब वो जेल से आए तो मुझे बहुत समय मिला उनके साथ बिताने में। ख़ास तौर पे कोरोना के टाइम पे मैं लगातार 2.5 साल उनके साथ था। गाँव में उनके साथ रहता था, और उसके बावजूद भी कहीं प्रोग्राम होते थे तो हमेशा मुझे साथ रखते थे। बस एक दिन हम गाँव में बैठे थे, उन्होंने एक बात कही, "ये सूरज यहाँ से उगता है, यहाँ ढलता है। ये कल फिर यहाँ उगेगा।" देखिए, समय है, किसी का भी आ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है
कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी कर दो, आपको नहीं पता कल आपको फिर जवाब देना पड़ जाए। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। आप कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों पॉलिटिक्स चूज करने का सोचा, अपार्ट फ्रॉम द यूजुअल? नहीं, चूज़ करने का नहीं सोचा, ये तो मजबूरी हो गई थी जब सारा स्प्लिट हुआ। नहीं तो मेरा तो मेरी एजुकेशन बिशप कॉटन स्कूल शिमला की है। उसके बाद मैं लंदन गया तो मैं बिज़नेस स्टडीज़ के लिए गया था। मैंने अपनी डिग्री भी करी है तो मार्केटिंग एंड फाइनेंस में करी है। तो मैं तो टोटली बिज़नेस साइड में जाना चाहता था। ये तो मजबूरियाँ हुई जब ये परिस्थितियाँ आई कि भई सँभालना पड़ेगा। और दादाजी जेल में थे, जब ये लोग छोड़ के गए हैं। तो फिर वो देखा नहीं गया कि उनका ऐसे इस हालात में उनको छोड़ दें। तो फिर हमने चूज़ किया कि दोनों भाई एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। और अभी फुल विगर से दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या बना हुआ है? नहीं, अर्जुन एक्टिवली अभी विधायक है, मैं जिला परिषद का चेयरमैन हूँ। हम अपने हिसाब से जो देखिए, आखिर में डिसीज़न पब्लिक का है। वो जैसा बोलेंगे हम करेंगे। बट हमारा आज के दिन कर्तव्य है चौधरी देवीलाल जी की सोच को और चौटाला साहब के दिखाए हुए रास्ते पे चलने का। वो सोच क्या है और वो वो विचार क्या है, विज़न किस पे यही है? है, देखिए चौधरी देवीलाल जी ने एक नारा दिया था कि कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये मतलब बहुत अहम चीज़ें हैं जो एक सरकार का वो बनता है, कर्तव्य बनता है उनको देने के लिए। तो वो प्रोवाइड करवाना सरकार का फ़र्ज़ है। आज कहाँ है? रोज़गार नहीं है। एजुकेशन की अगर बात करें, 5,000 से ऊपर स्कूल हरियाणा में बंद हो गए। लाख, सवा लाख से ऊपर हिंदुस्तान में बंद हो गए सरकारी स्कूल। क्यों बंद हो रहे हैं? प्राइवेटाइज़ेशन को बढ़ोतरी दे रहे हैं। ये सरकार को देखना चाहिए। हॉस्पिटल्स के आज हालात देखिए आप जा कर के। और कहीं नहीं, हमारे गाँव का देख लीजिए जा कर के। कई बार हमने रिक्वेस्ट कर ली सरकार से कि इस पे काम किया जाए, तो कोई कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई पर्टिकुलर रीजन आपको लगता है? क्योंकि सरकार, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिपीटेडली इस बात को कहते हैं कि ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हुँ। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे भाजपा की, जब आपके परिवार में आपके दादाजी अ, अपने पीक पर थे, इन द जी, सेंस पॉलिटिकल पीक पे। जी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का पूरा अच्छे से कॉन्फिडेंटली, बहुत प्रोएक्टिवली उनकी पार्टी ये बात जाहिर करती है और ये रिपीटेडली एक्सप्रेस करती है हुँ, कि चाहे आयुष्मान भारत स्कीम हो, हुँ, चाहे हॉस्पिटल्स को रिवैम्प करना हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स बनाने हो, हुँ, या फिर स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सारे जो हुँ, इनिशिएटिव्स हैं, तो वो जो आपने 4 मैट्रिक्स बताए ना, एम्प्लॉयमेंट देना, फिर एजुकेशन पे काम करना, हेल्थ पर काम करना। टोटल टोटल 6 हैं, रोज़ी-रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, हुँ, ये 6 हैं, जो सरकार का फ़र्ज़ बनता है। हुँ, मोदी जी बात ज़रूर कर रहे हैं, आप मुझे एक एक सिंपल बता दें जो पूरा हुआ है। मकानों की इन्होंने बात करी कि हम 100 गज के प्लॉट बनाएँगे, घर बना के दे कहाँ दिए हैं? कागज़ों में ज़रूर होंगे, आप मुझे विज़िबली दिखा दें। बेरोज़गारी की बात करें, अगर बेरोज़गारी नहीं होती, तो आज हरियाणा के अंदर इतना क्राइम नहीं होता। खुलेआम फिरौतियाँ माँगी जाती हैं, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं। अगर बेरोज़गारी होती तो ये हाल होता। तो फिर आज स्पोर्ट्स सिटी कहाँ बनाई है हिंदुस्तान की? गुजरात में जाकर के। कोई मेडल है गुजरात का? हरियाणा में आओ, आपको मेडल की गिनतियाँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, तेजस्वी यादव जी ने अपने स्टेज पे ये बात कही थी कि हमारे को हरियाणा वालों से सीखना चाहिए। छोटी-सी एक स्टेट होकर के और बिहार के मुकाबले हमसे फालतू इतने मेडल लेके आते हैं। फिर भी हम उनसे क्यों पीछे? क्यों? यहाँ पे स्पोर्ट्स को हमने बढ़ावा दिया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एज़ अ सीएम एक नीति बनाई थी, जिसको सिंचा अभय सिंह जी ने था, स्पोर्ट्स की। और उसके बाद स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे। केंद्र की सरकार ने उसको अपनाने का काम किया था। क्यों किया था? क्योंकि सोच अच्छी थी। उस समय कोई पैसा नहीं लगता था, आपने किसी स्टेडियम में खेलने जाना है तो। हरियाणा के अंदर आज फीस है, अगर आपने स्टेडियम में खेलने जाना है तो फीस दो। वो गरीब बच्चा कहाँ से देगा? सरकार अगर पैसा लेगी, प्राइवेट ले समझ आता है। अगर सरकार पैसा लेगी, तो ये क्या मतलब है? वो स्टेडियम सरकारी हैं। आप सेक्रेटेरिएट जाते हो, सीएम दे ना पैसे जाने के।
विधानसभा जाते हो, दो ना पैसे जाने के। अपने ऊपर जब बात आती है, जब कोई नहीं कर सोचता। मैं दादाजी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मुझे काफ़ी समय मिला और मैं उनके वो साथ यहीं पे रहते थे मेरे ख्याल से? यहाँ पे भी थे, गाँव में भी रहते थे, पर आखिरी साँसें इसी घर में ली थी, यहीं बालकनी में बैठे थे। पर जब भी मेरे को उनके साथ 2012 में जाने का मौका मिला था, मैंने लगभग 12 कंट्रीज़ उनके साथ ट्रैवल करी थी, सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ थी। और एक भी दिन किसी भी फ्लाइट में ना तो बिज़नेस क्लास में बैठे, ना फर्स्ट क्लास में बैठे, इकोनॉमी ट्रैवल करते थे। कभी एज़ अ सीएम भी उन्होंने सरकारी पैसे पे ट्रैवल नहीं किया। उनकी सोच थी कि मैं सरकार का पैसा ना खराब करूँ। और ही वाज़ नॉट इंटरेस्टेड कि भई मैं फर्स्ट क्लास ट्रैवल करूँ या बिज़नेस करूँ। उनका मकसद ये कि था, ये पैसा जनता पे यूज़ हो। हमने वही चीज़ उनसे सीखी है। नहीं, पर दैट बीइंग सेड, मैं 2-4 और मतलब जो मुद्दे हैं ना, क्योंकि एक सार्थक चर्चा होएगी तभी होगी जब हम थोड़े-से वो पॉइंट्स भी लेकर आएँगे जो शायद पब्लिक में चलते हैं। हुँ, इन टर्म्स ऑफ अर्ली मनी हुँ, थ्रू पॉलिटिक्स, एंड ऐसा नहीं है कि आपके परिवार के पास पैसा नहीं था। हुँ, आपका परिवार उस वक़्त के मतलब 1940 से 1930 से परिवार सबसे बड़े ज़मींदारों की कैटेगरी में आता था। जी, बट शायद जब देश के अंदर पैसा आना शुरू हुआ, हुँ, लिबरलाइज़ेशन के बाद, 91 रिफॉर्म्स के बाद, तब परहैप्स कुछ लोग एंड कुछ पावरफुल पॉलिटिशियंस इवन बिफोर, इवन इन 1980s, हुँ, क्योंकि अगर गुड़गांव का ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर एक मेजर रोल जो कहते हैं वो स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का बोलते हैं। जी, इट इज बिलीव्ड, commonly said, public perception, I have not gone through numbers, I don't know your bank account नहीं, statements, ठीक, but it is said कि there is a lot of disproportionate wealth that family has, maybe benami transactions, maybe own wealth, etc., etc. What आपको क्या लगता है कि वो वो वेल्थ वाला जो एस्पेक्ट है, हुँ। क्या वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस है? सिर्फ़ कॉन्सिक्वेंस नहीं, एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जैसा आपने खुद ही इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे पास कोई कमी तो थी नहीं। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके 5 ऐसे एसेट्स हैं जो आज भी ईडी ने सीज़ कर रखे हैं। और सीबीआई इंक्वायरी में, जिन पे उनको सज़ा हुई थी जिस केस के अंदर, सीबीआई के जज ने ये बात अपनी रिपोर्ट में लिख रखी है, आप आरटीआई लगा के उसको मँगवा लीजिए कि भई देयर वाज़ नॉट मनी गिवन और टेकन। एक भी पैसे का लेन-देन नहीं हुआ है, तो रिश्वत कहाँ से होगी? और जब वो घर सील किया था, सीबीआई ने उसका अनुमान लगाया था कुछ शायद 80 टू 90 के बीच में, मेरे को एग्ज़ैक्टली फिगर्स याद नहीं है बिकॉज़ वी वर किड्स उस टाइम, आई वाज़ जस्ट इन 8th स्टैंडर्ड। और उसके बाद वो 10 साल की सज़ा पूरी करके आते हैं, ईडी ने उनको सीज़ किया घरों को। ईडी ने फिर उस पे 4 साल की चौटाला साहब को सज़ा दी है। और जज क्या कहता है कि भई मेरा अनुमान है, ये 80 से 90 का नहीं है, ये 120 से 130 के बीच में है। अरे आप कोई हमारे को एजेंसी तो बताओ, आपने इंक्वायरी कहाँ से कराई है? कोई जवाब नहीं था उस बात का। नहीं, फिर 1 मिनट, एक एजेंसी उसको 80 टू 90 कह रही है, एक 120 टू 130 कह रही है और एजेंसी नहीं करी। एजेंसी ने तो अपनी assumptions है। असम्पशन्स है। यार आप जज हो, आप तो रिपोर्ट पे फैसला करोगे ना। ईडी ने नहीं रिपोर्ट दी और फिर वही जज ईडी का ये बात बोल रहे कि नहीं, मुझे लगता है कि रिश्वत ली और दी है। जब सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया कि कुछ नहीं हुआ, आप कैसे कह सकते हो? कोई तो कोई तो फैक्ट्स तो दो ना हमारे को आप। सी दैट इज अंडरस्टूड। हुँ, पर आप अगर अभी जब फील्ड पे जा रहे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। आपकी नज़र में शायद प्रोपेगेंडा हो सकता है, लोगों की नज़र में वो एक रियलिटीज हो सकती हैं, लोग उसे मान रहे हैं कि वही रियलिटीज हैं। जी, 50 साल के अंदर एट द ब्रेक ऑफ द सेंचुरी, 21वीं सदी के अंदर जैसे देश आया था, उस टर्न पर आपका परिवार चरम पे था हुँ, पॉलिटिकली।
उस टाइम पर पैसा भी बहुत फ्लो कर रहा था हरियाणा के अंदर, ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था, सड़कें बन रही थी, गुड़गांव का डेवलपमेंट हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। उस दौर में एक बात तो पहले ये आती है कि भाई शायद लोग अज्यूम करते हैं, कुछ सच हो सकता है, नहीं हो सकता, कि एक डिस्प्रोपोर्शनेट वेल्थ। पर दूसरा एक चलें परसेप्शन, आप नहीं, नहीं, मैं क्वेश्चन खत्म करता हूँ। एंड क्योंकि 25 साल हो गए उस समय को, 10 साल के हुड्डा साहब ने राज किया, 10 साल भाजपा में रहेगी, 11वें 12वें में चल रही है। उस टाइम के, चाहे आप वो दुष्प्रचार बोलिए, चाहे आप प्रोपेगेंडा बोलिए, वो इतना बड़ा ट्रॉमा बना हुआ है 25 साल तक भी, कि आज शायद कोई भी व्यक्ति वोट जाने करने जाता है, उससे पहले उसको बड़ा कन्वीनियंटली और अदरवाइज वो याद दिला दिया जाता है कि भाई परिवार ने वो 25 साल में जब पावर में थे तब क्या किया था। और शायद किताबों के जरिए, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए एक और चीज है कि लोक दलियों को लठ दल वाला जो कॉन्सेप्ट जो बंसीलाल जी ने उस दौर में दे दिया था, उसको उसकी कोर्स करेक्शन कैसे करी जाए? देखिए, कोर्स करेक्शन की हमारे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है। अब आपने लठ दल की बात करी है, पब्लिक को पता है एक्चुअलिटी क्या है, मतलब हुआ क्या था। आज बारी-बारी हमारे ऊपर मैम कांड को लेकर के, कंडेला कांड को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं। कभी कांग्रेस उठाती है, कभी कोई अन्य लोग उठाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपकी 10 साल सरकार रही, 5 साल वो भी रह लिए सरकार में, इंक्वायरी करवा लेते ना। अभय सिंह जी के ऊपर आप बारी-बारी मैम कांड की बात आती है। मैं आज बहुत स्पष्ट तौर पर आखिरी बार इस बात पे जवाब देना चाहता हूँ। आप आरटीआई लगाएँ, सीबीआई की इंक्वायरी हुई थी और सीबीआई ने ही इस बात का स्पष्टीकरण करा था कि अभय सिंह जी का उसमें कोई रोल नहीं था। फिर आप आरटीआई लगा के मँगाएँ एफआईआर की कॉपी। अगर एफआईआर में अभय सिंह जी का नाम है, तो आज आप और मैं आमने-सामने बैठे हैं, दोबारा बैठ जाएँगे कैमरा के आगे। एफआईआर में अजय सिंह जी का नाम था। अभय सिंह जी का तो नाम ही नहीं था, जो बारी-बारी हमारा नाम लेके बोल रहे हैं। और जो ये कहते हैं ना कि हमने कोठियों पे कब्जे करे, हमने गाड़ियाँ छीन ली, मैं उनको एक ही हिदायत देना चाहता हूँ, बोलने से पहले अपने पिताजी से पूछें, मेरे ताऊजी अजय सिंह जी से पूछें, असलियत क्या है? उसके बाद कोई ऐसा बयान दे, नहीं तो ज़बान, अगर वो कहते हैं ना कि आज बोलना सीख गए, ज़बान आ गई, बेटा पैदा भी नहीं हुए थे, उससे पहले ज़बान थी अभय सिंह जी के पास। और जहाँ तक डिसअप्रोप्रिएट एसेट की और गाड़ियों की बात करते हैं, मेरे फादर की जब बारात गई थी ना 90 के अंदर, उस समय भी 50 से 70 मर्सिडीज़ गई थी बारात के अंदर। और इस बात के गवाह अजय सिंह जी खुद हैं, क्योंकि गाड़ी चला के लेकर गए थे अभय सिंह जी को बिठा करके। मुझे ये बातें बारी-बारी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आज आखिरी बार मैं इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, दोबारा मुझे ये बोलना भी नहीं। क्योंकि बहुत हो गया, बहुत ऐसी बातें बोल दी, अगर हम अपनी पे आ गए, अगर हम बोलने लग गए, जिस लेवल पे हम जाना नहीं चाहते। पर क्यों नहीं जाना चाहते? देखिए, मैं हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें ये सिखाया नहीं है कि पर्सनल हो। नहीं, आप पर्सनल मत हो, हाँ, पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एज अ पॉलिटिकल लीडर देयर इज अ परसेप्शन, वो परसेप्शन आपको ठीक करनी पड़ेगी। एक तरीका है परसेप्शन ठीक करने का कि मंच पे जाकर एक दो बार, कई बार, या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के थ्रू लोगों के बीच में पहुंचाई जाए कि व्हाट नॉनसेंस इज दिस हैपनिंग। हुँ। देखिए, आप कितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, विपक्ष बारी-बारी ये भूमिका बनाएगा। मैंने कहा ना, 10 साल कांग्रेस थी सरकार में, क्या कर हुड्डा क्या साहब लिया? बारी-बारी कहते, इंक्वायरी दोबारा करवा लेते, खोल लेते। किसने रोका था उनको? बीजेपी, जेजेपी इकट्ठी थी, 5 साल सरकार में थे, आज बारी-बारी मैम कांड कर रहे हैं, खोल लेते ना केस को, करवा लो इंक्वायरी। तो क्यों आरटीआई लगा लो, कोर्ट के फैसले मँगाओ, उस पे चर्चा करो ना। ये बोलने से क्या होता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट था। तो वन थिंग इज क्लियर नाउ, कि जो सब कुछ भी हुआ है उसके अंदर मीडिया या परसेप्शन या फिर क्या कहें, प्रोपेगेंडा के बेसिस पे क्रॉस हेयर में रखा गया है फैमिली को रिपीटेडली। देखिए, बट दैट डिड नॉट बॉदर द फैमिली मच, क्योंकि इट लोग जुड़े इट हुए। डिड इट इट डिड। डिड टू सम, इट डिडंट बॉदर अस, बिकॉज़ वी नो, हम लोग साफ हैं, हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अब मैं इस भाषा में बोलना नहीं चाहता था, ये बारी-बारी आप पूछ रहे हैं तब बोल रहा हूँ। हाथी चलते हैं ना, कुत्ते भौंकते हैं।
वो भौंकते रहेंगे, हाथी को फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में चलते हैं। हम लोग वो लोग हैं, हमने अपने ग्रेट ग्रैंडफादर से, अपने ग्रैंडफादर से सीखा है, बोलने वाले बोलेंगे। और चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक बात कहते थे, जिस दिन अखबार ने या मीडिया ने मेरे फेवर में लिख दिया, समझ लो मैं बिक गया। और उन्होंने ये सिब्बल साहब को ये बात बोली थी, उनकी कोठी पे बैठ करके चंडीगढ़ में, कि जिस दिन आप लोग मेरे बारे में अच्छा लिखोगे, समझ लेना चौधरी देवीलाल बिक गया। यही बात मेरे दादा ने अपनाई है, यही मेरे फादर ने अपनाई है, यही मैं अपनाता हूँ। हम जहाँ सही हैं, हम सही हैं, पब्लिक को पता है, हमें किसी को प्रूफ नहीं करना। बारी-बारी कैमरा पे आके मैं किसी के बारे में कोई गलत बयान दूँ, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मेरी आदत नहीं है, ना मेरे फादर की है, ना मेरे दादाजी की रही है। नहीं, बट मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। मैं, माय इंटेंशन इज नॉट अगेंस्ट फैमिली इस वक्त, कि जो पार्टीशन के बारे नो, में। इट्स नॉट ओनली अबाउट मैं तो फैमिली। कांग्रेस हो गई मैं या हर मैंने तीसरा सिर्फ बंदा, फैमिली को हाँ। नहीं टारगेट किया, मैं तो कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को भी कह रहा हूँ, मैं तो हर पार्टी को कह रहा हूँ। जो इंसान किसी को पर्सनली टारगेट करके सिर्फ ये चीजें पॉइंट आउट करता है, आपके पास सिवाय इसके कोई बात नहीं है क्या? आप ये बताइए ना, आज प्रदेश के अंदर क्राइम हो रहे हैं, बीजेपी बोल रही है? कांग्रेस ने, एक मिनट, कांग्रेस की भूमिका क्या है आज के दिन? विपक्ष की है। क्यों हाउस छोड़ दिया इन्होंने 2 दिन तक? क्यों नहीं बैठे वहां पे? कहते हैं वॉकआउट करके, वॉकआउट करके। अरे वॉकआउट करने से क्या हो जाएगा? जब तक जवाब नहीं मांगोगे, सरकार थोड़ी जवाब देगी। ये तो उठ के चले गए और वो हंस रहे इनके मुंह पे कि हाँ हाँ जाओ, हमारे को क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने बिल पास कर लेंगे ना पीछे से। उनको तो फायदा है इस बात का। इन जैसे पागलों का क्या इलाज है? ये तो अब की बार जनता चाहती थी कि बीजेपी सरकार में ना आए, चाहे कोई पार्टी आ जाए। और चले, जनता ने देखा कि कांग्रेस स्ट्रांग है, उन्होंने हमसे बढ़ के कांग्रेस को वोट दिए। पर क्या किया कांग्रेस ने? हुड्डा साहब ने बेच दिया ना इसी कांग्रेस को। अब लोगों की समझ आ गई, अब दोबारा चुनाव लड़ो। बारी-बारी कहते हैं कि रैली आपने रोहतक में कर ली, सिरसा में क्यों नहीं करी? हमने आज तक नहीं करी ना। हुड्डा साहब कितनी बार आ गए सिरसा में, हमने कभी रोका है? मेरे फादर के हर इलेक्शन में आके गए हैं। हमने कभी कहा क्यों आ रहे हो सिरसा में, अपने गढ़ में बैठे हो? गढ़ किसी के बाप का नहीं लिखा हुआ, जनता चूज करती है। और अब की बार भी रोहतक के लोग चल करके आए थे, जिन्होंने ये बात कही थी कि जी रैली हम करवाएंगे, तो हमने चूज करी है। अच्छा, जो 6 बातें आपने एजेंडा के लिए कही थी, जी। वो 6 बातें थोड़ा बहुत आज भी सही हैं, पर वो एजेंडा 25 साल पहले भी सेट हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दीज 6 बेसिक एमिनिटीज दैट यू स्पोक अबाउट, कौन सी और चीजें हैं जो आप सोचते हैं कि हरियाणा के अंदर बदलाव आना चाहिए? देखिए, और बहुत चीजें हैं, इंडस्ट्रीज हैं, पर बेसिक ही नहीं दे पाएंगे तो बाद की तो बाद में सोचने का काम करेंगे ना। सबसे पहले तो एजुकेशन, अगर बच्चा पढ़ा लिखा है तो बेशक सरकारी नौकरी नहीं है, वो अपने बलबूते पे कहीं भी नौकरी ढूंढ लेगा। हेल्थ है, आपके पास हेल्थ का सरकारी में अच्छा प्रोविजन है, तो वो क्यों प्राइवेट में जाके 2 गुना 3 गुना पैसे देगा? अगले को एजुकेशन मिल गई, हेल्थ मिल गई, एजुकेशन आते ही रोजगार ले लेगा, रोटी कपड़ा मकान अपने आप आ गया। इसमें 6 की 6 पूरी होगी ना। फिर उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत थोड़ी है। गुड़गांव के बारे में क्या विचार है? देखिए, गुड़गांव की जो चौटाला साहब की सोच थी, आई स्टिल रिमेंबर, उन्होंने मुझे बताया था ड्यूरिंग कोविड टाइम में उनके साथ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, कि हम बैठे थे लॉन में एक दिन उनके साथ, सुबह सुबह का टाइम था, अखबार पढ़ रहे थे, तो मैंने उनसे चर्चा करी, मैं गुड़गांव की सोच क्या थी। तो बात चल पड़ी, उन्होंने बताया कि मैं सिंगापुर से वापस आया था। आके उन्होंने सबको इकट्ठा किया, जितने बिल्डर्स थे और थे, सबको बोला कि मैं एक विजन देख के आया हूँ कि मेरे को एक ऐसा शहर बनाना है। तब उन्होंने, हालांकि डीएलएफ ने और कई ग्रुप्स ने बोला कि हमारे को इतना इतना, कहते नहीं, मैं इंडिविजुअल्स को नहीं दूंगा, मैं चाहता हूँ कि सारे इकट्ठे ग्रो करें। उन्होंने तभी अलग अलग एरिया सबको दिए कि ठीक है, आप लोग ग्रो करो, आप लाइसेंस अप्लाई करो, अपने लीगली करो तरीके से। जिसका जो हुआ वो दे दिया, और उनको सबको क्लियर भी करा उन्होंने। उसके बाद सिर्फ ये नहीं है, तो केपी सिंह जी से आप पूछ भी सकते हैं, कभी डीएलएफ वालों से मिलो, वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, क्योंकि वो सिंगापुर उनके साथ थे उस समय पे, कि वो अच्छा। विजन क्या देख के आए थे।
राजीव सिंह जी थे, तो वो आपको बहुत क्लियरली बता पाएँगे। तो उनका जो विज़न था, उन्होंने उस हिसाब से बनाया। हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनको ये पता था कि धरती के हिसाब से पानी निकासी कैसे होती है, हुँ, कि पानी का आउटफ्लो कहाँ होएगा, पानी अगर बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो कहाँ से निकलना चाहिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है, उन्होंने सेक्टर पे सेक्टर काट दिए, उन्होंने अलॉटमेंट्स कर दी, तो पानी की निकासियाँ रोक दी। ना कोई ऐसी व्यवस्था करी कि हमारे कोई प्रॉपर सीवेज है या कोई ड्रेनेज है। वही आज एक कारण है कि थोड़ी-सी बारिश हो जाए, गुड़गाँव में पानी भर जाता है। जगह-जगह आपको जाम देखने को मिलते हैं और ये पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। पर वही बात है, एक्सपीरियंस इंसान का और लालच, यहाँ दोनों में फ़र्क आ गया। उनका एक्सपीरियंस था, उनका विज़न था। कांग्रेस का लालच था, उन्होंने फटाफट काटे, उन्होंने अपनी कमाई करी और चलते बने। और उसी वजह से हरियाणा का और गुड़गाँव का ये हाल बना हुआ है। ठीक। बट इन एनी केस इट हैज़ बीन ग्रेट चैटिंग विद यू। इन जनरल मैं चाहूँगा कि व्हाइल वी क्लोज, हाउ डू यू सी द यंग पीपल ऑफ हरियाणा, उनके लिए पोटेंशियल कहाँ पर देखते हैं स्पोर्ट्स के अलावा? क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक ग्राउज बनाओगे हमने ना, और मैं मुख्यमंत्री कार्यालय में एक बार बैठा था, तो वहाँ पर यही डिस्कशन होनी चालू हुई और उन्होंने कहा कि यार हरियाणवियों के अंदर एक बात खास होती है, क्योंकि कम हरियाणवी थे हुँ, मुख्यमंत्री हुँ। कार्यालय में कि हरियाणवी एक फील्ड चूज करते हैं, फिर एक तरह से ना पूरे के पूरे जैसे खाप मेंटालिटी काम करती है कि हुँ, सारे के सारे उसी काम के पीछे जुड़ जाते हैं। ठीक, फिर उसको कैप्चर कर लेते हैं। हुँ, ठीक, वही चीज़ हमने स्पोर्ट्स में की, गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हम कर रहे हैं हुँ, और शायद हम धीरे-धीरे बिज़नेस की तरफ दौड़ रहे हैं इस हुँ। वक़्त। वेयर डू यू थिंक एवेन्यूज़ कहाँ लगते हैं यंग हरियाणवीज़ के लिए? देखिए, आज के दिन जो यंग हरियाणवीज़ को सबसे बड़ी ज़रूरत है, सबसे पहले ये है कि जो मौजूदा सरकार ने एक तो कास्टिज़्म पे, धर्म के नाम पर हमारे को आपस में बाँटने का काम किया। मैं तो यूथ को एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जात-पात, धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके, आपसी भाईचारे को कायम करो और हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने कभी जेल भरी, कभी रास्ते रोके, कभी रेल रोकी। वो हुँ, आंदोलन इसलिए नहीं करे थे कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट था या उनका कोई निजी स्वार्थ था। आज ज़रूरत है हम उनकी सोच पे चलें। उन्होंने आपके और हमारे भविष्य के लिए ये काम किया था और आज हमारा फ़र्ज़ बनता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग एकजुट होएँ, इन चीज़ों को ख़त्म करके, आपसी भाईचारा कायम करके, इन चीज़ों से ऊपर उठ के हम लोग आगे बढ़ें, इस लड़ाई को लड़ें। नहीं तो भाइयों, आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित नहीं होगी, हरियाणा का भविष्य सुरक्षित नहीं होगा। और जहाँ तक आप और हम इकट्ठे होकर इस लड़ाई में कामयाब होंगे, तो मैं आपसे वायदा करता हूँ, सिर्फ़ स्पोर्ट्स नहीं, हरियाणा को ऐसी ऊँचाइयों पर लेकर के जाएँगे, जब कभी कागज़ों में देखा करते थे हरियाणा नंबर 1, तो वो नंबर 1 या चलो ऊपर टॉप 3 में आता था। आज विधानसभा के अंदर रिपोर्ट तो दे देते हैं कि जीडीपी में हरियाणा सबसे ऊपर है, वो सिर्फ़ गुड़गाँव की रिपोर्ट है, वो पूरे हरियाणा की नहीं है। अगर पूरे हरियाणा की उठाओगे, तो नीचे जाना पड़ता है, 22वें या 23 नंबर पे दिखाई देते हैं हम। इकट्ठे हो जाओ, इस लड़ाई को लड़ो, कामयाब हो जाओ। दोबारा इस हरियाणा को नंबर 1 पे लाएँगे और सिर्फ़ देश में नहीं, एशिया में भी नंबर 1 पर लाके दिखाएँगे आपको। Brilliant. Quite enjoyed myself. Thank you very much for joining. Thank you very much for taking नहीं, time out नहीं, with इट्स us. माय प्लेज़र।